नमस्ते। मेरे साथ एनके सिंह साहब। आज आप बहुत दिनों बाद मैं एनके सिंह साहब को पकड़ पाया और मैं आग्रह किया कि थोड़ा हम लोगों को जो अभी, क्योंकि बहुत चीजें एकदम से हुई हैं पिछले एक एक महीने में। देश की राजनीति में कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और ये सब चल रहा था। एक कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो त्रासदी की हैं। महिला पहलवानों का जो मामला है उससे दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। मणिपुर में जो हो रहा है वो भी दुखदाई है। और इन सबके बीच में राहुल गांधी विदेश गए और विदेश जाके उन्होंने जिस बेबाकी से अपनी बातें कहनी शुरू की हैं, तो ऐसा लगा कि शायद राहुल गांधी का जो सांसदी जाने से ऐसा लगा था कि अब उनकी वॉइस खत्म हो गई है। वो कई गुना एम्पलीफाई होके अब विदेश से यहाँ आ रही है। राहुल गांधी 15 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गए थे, तो उनको प्रोवोस्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया था, ये कह के कि आप बिना परमिशन के आप हम लोगों के हॉस्टल में आए कैसे। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल प्रेस क्लब और राहुल गांधी रोज दिन में 3-3 4-4 जगह वो बोल रहे हैं, लोगों से संपर्क में है। एनके सिंह साहब, पहली चीज तो ये बताइए, मेरे लिए तो थोड़ा एक सुखद वो है कि राहुल गांधी ने एक तो अपनी एंग्री यंग मैन वाला वो जो बांह चढ़ा के बोलते थे वो खत्म किया है। सहज होके हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं, छोटे आंसर दे रहे हैं, बहुत लंबा एक तरफ का शुरू नहीं कर दे रहे हैं। राहुल गांधी की इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स बिल्कुल सीधे सीधे, क्योंकि वो एक तरह से कहीं कहीं मोदी जी को चैलेंज करते हुए भी नजर आए हैं। थोड़ा इस पे सिंह साहब। नहीं, पहले राहुल गांधी पूरी तरह जर्की थे। उनकी पर्सनालिटी जर्की थी। जैसे कि पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं आएंगे, जब जरूरत हुई तो पता लगा वो विदेश हैं या बिल्कुल चुप हैं। ये एक तारतम्य न मिलने की वजह से जनता भी कंफ्यूज थी कि जब देश में एक अपोजिशन वॉइस की जरूरत है तो राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। एक परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ सबसे बड़ा उसका मकाम यह था कि जब उन्होंने भारत यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा एक अपने आप में टर्निंग पॉइंट था। मैच्योरिटी की का आलम यह है कि जैसे कि उन्होंने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो एक विधेयक फाड़ दिया। अब ये नहीं मिलता है तो वो जर्की जो भी, और इंडियन साइके में नेता का बिहेवियर जर्की होना, ये क्योंकि उसे तारतम्य नहीं मिल पाता है तो वो अपना अपनत्व नहीं ले पाता है। तो राहुल गांधी जो सबसे बड़ा ये चेंज हुआ है वो ये है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। वहां पे उन्होंने बताया कि मोदी जी को बगल में भगवान अगर बैठा लें तो मोदी जी उनको ब्रह्मांड चलाना शुरू कर, कैसे चलाया जाता है बताना शुरू कर देंगे। दरअसल वो मैसेज ये देना चाहते थे कि इस इस व्यक्ति में, इस नेतृत्व में एरोगेंस और अपने को सही बताने का इतना गजब का मादा है। यह एक मिसकंसेप्शन है कि ये आदमी भगवान को भी बताना शुरू कर सकता है। आप पहलवान वाले केसेस में देख रहे हैं, जी। किसान वाले केस में देखा आपने कि जब नोटबंदी अंत में में देखा। पानी नाक के ऊपर बहने लगा, किसान ताकतवर थे नाक के, और वो भी वेस्टर्न यूपी और पंजाब के किसान थे, वैसे भी वो जिद्दी होते हैं। जी। तो आपके नाक के ऊपर से बहने लगा, तब लगा कि ईश्वरत्व अब खतरे में पड़ जाएगा। तो जाने अनजाने में मोदी एक अपने आप को ईश्वरत्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा जी। है एक्चुअली। जैसे कि आपने देखा कि एक कहीं से सेंगोल पकड़ा, एक कोई डंडा पकड़ा और उसको बताया पता नहीं क्या है क्या है क्या है बता के, और उसके ऊपर साष्टांग लेट गए और उसको ले आके वहां लगा दिया और कहे कि ये हमें कर्तव्य बोध कराएगा। कर्तव्य किया, अरे भैया इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, वो कर्तव्य बोध किया, वो बोध नहीं कराता। आप ये क्या क्या ला रहे हैं? आपके पास भारत में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना विस्तार से लिखा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कर्तव्य बोध नहीं कराता है। उसके तो आर्टिकल में ही कर्तव्य बोध है। आप आर्टिकल 38 कर्तव्य बोध कराने के लिए ही बना हुआ है। और वो ये भी कहता है कि आप समाज में विभेद नहीं कराएंगे, आप सुनिश्चित करेंगे कि समाज में विभेद ना हो। यह आपको कर्तव्य बोध कराता है। आप कौन सा धंधा करते हैं? कर्तव्य बोध आपको रोज कराता है आर्टिकल 38।
उसकी उसी के साथ 37th अगर आप देखें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें आप पाएंगे कि उसने ये भी कहा है कि राज्य को सुनिश्चित करने चाहिए कि गरीब अमीर के बीच में खाई ना पड़े। आज की इकोनॉमी देख लीजिए, तो आपको कौन सा बोध चाहिए जो कि डंडा आपको दिखाएगा, और बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है, संविधान भी नहीं दिखा रहा है। और जो आपने अभी कहा कि प्रोवोस्ट ने राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया, दरअसल इस पूरे स्ट्रक्चर में मोदी जी ने क्या किया है कि गवर्नेंस को एक केचुआ गवर्नेंस बना दिया है, जिसको कि हम मदारी गवर्नेंस कहते हैं। और मदारी के गवर्नेंस में जो पूरे जो ऑपरेटर्स है वो केचुआ बने हुए हैं। तो प्रोवोस्ट की क्यों कहेंगे आप? कौन सी संस्था है? आज आई है खबर कि लॉ कमीशन का हम लोग सम्मान करते थे, उसके रिपोर्ट्स का। लॉ चीख के अंग्रेजों के टाइम के बनाया हुआ सेक्शन 124 जो देश राजद्रोह के को डिस्क्राइब करता है, उसमें कहा गया है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बात की तो वो राजद्रोह होगा। इतनी मूर्खता का वो शब्द है। लेकिन हमारा कह रहा है कमीशन क्योंकि कमीशन में उसी तरह के आपने आदमी भरे हैं, 2 प्रोवोस्ट वहां भी डाल दिए हैं आपने। हर जगह आपके तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रोवोस्ट नहीं आए हैं, वरना वहां भी 4 प्रोवोस्ट रहते जो नमस्ते सदावत सल्ले मातृभूमि करके आए होते। एक सेट माइंडसेट है, पूरे संघ की साइकोलॉजी में एक सेट माइंडसेट है, और उसी से वो लिहाजा वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। नतीजा ये है कि वो प्रोवोस्ट हो, वो कमीशन हो, सब में यही है। तो लॉ कमीशन ने कहा नहीं साहब ये तो रहेगा ही, इसको और मजबूत बना दीजिए, 7 साल की सजा कर दीजिए। उसके दिमाग में ये आया कैसे होगा? चीख, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ये देशद्रोह कहलाएगा। घिन लगती है कि भारत के इंस्टीट्यूट बुक में ये है और आज तक बरकरार है। तो असली बात यह है कि ये कौन लोग ला रहे हैं? कोई बता रहा है कि मोदी ने भारत बदल दिया। दरअसल भारत को अगर किसी एक व्यक्ति ने बर्बाद किया है हाल के दौर में, और ये मैं उससे नहीं कह रहा हूं, ये फिगर्स देके बताना चाहता हूं। आपको याद होगा एक साइंटिफिक टेम्पर जिन जिन समाजों में रही है, जिसने विज्ञान को तरजीह दी है, जिसने ये यूरोप में जब रेनेसा चला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उस सब के पीछे था कि वो एक्सपेडिशन करते थे, दुनिया में जाते थे, वहां के डाटा इकट्ठा करते थे और उनपे राज करते थे। एक कल्चर डेवलप किया उन्होंने दुनिया को जीतने का, और वो कभी भी नहीं देखा कि हमारा पास्ट क्या है, क्योंकि पास्ट उनका नहीं था। हम आज सारे कोर्सेज बदल रहे हैं उस दौर में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हर जीवन के आयाम को प्रभावित कर रहा है। ये व्यक्ति हमारे कोर्सेज बदल रहा है और उसमें ला रहा है कि वैदिक साइंस कैसे पढ़ाया जाए। आप समझ सकते हैं कि आप एक समाज को गणेश जी का दूध पिलाने वाला बना दें। तो हकीकत यह है कि भारत को अगले कई दशकों तक अगर कोई बर्बाद करेगा तो ये जो प्रेजेंट गवर्नेंस का ये मॉडल दिया गया है वो बर्बाद करने जा रहा है। मेरी चिंता ये है। उन लड़कों को आप आर्टिफिशियल कितना रुपया आप खर्च करते हैं रिसर्च पे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके। 0.4% ऑफ द जीडीपी। जानते हैं चाइना कितना करता है, अमेरिका कितना करता है? कोई भी नहीं, इजराइल वगैरह छोड़ दीजिए, कोई भी 3.6%, 5% से कम नहीं करता। आप अपने रिसर्च में 0.4% खर्च करते हैं और भारत को महान बनाने में लगे हैं। दरअसल भारत को अगर किसी ने बर्बाद सबसे ज्यादा किया है और आने वाली पीढ़ी इसको झेलेगी, तो वो ये कंसेप्ट है, आपका अहंकार है, जिसमें आप ईश्वर को भी बता लेंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलाया जाए। लिहाजा ब्रजभूषण सिंह आज भी बना हुआ है जी। आप नहीं बताएंगे उसको। आप जो ये पूरा हो रहा है, क्या इसका एक सिंपल सी बात होती है कि अगर आरोप लगा है और अप्राइमा फेसी लग रहा है कि वो लड़कियां ऐसे पागल है कि बाहर आ जाएंगी, इतने पे आपको कम से कम पद से हटा दीजिए, और तो कुछ नहीं कहा जा रहा। आप उस पद से हटा दीजिए, इंक्वायरी चलने दीजिए।
और ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि अगर एक्यूज्ड है, और इस केस में ओनस प्रोबेंडी हमेशा एक्यूज्ड की तरफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे होता है। उससे कहिए कि वो प्रूफ करे कि उसने ये नहीं किया है, उसने बच्चियों को गलत तरीके से नहीं छुआ है। तो आप इतना तो अहंकारी हैं। तो एक अहंकार में लिप्त राहुल गांधी ने कुछ खास नहीं कहा है। राहुल गांधी ने वही बताया है जो मोदी का व्यक्तित्व है, कि आदमी ईश्वर भी बगल में भी बैठ जाएगा तो पहले पूछेगा अच्छा कैसे चला रहे हो ब्रह्मांड, यार मेरा ख्याल है ऐसे चलाओ तो ठीक रहेगा। जी। आप जरा सोचिए कि दुनिया में कोई आपने देखा है नेता हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो अपने स्वागत को ट्वीट करता हो? बाइडेन से लेके सारे अमेरिकन ब्रिटिश सारे लोग आते हैं, कोई अपना स्वागत ट्वीट नहीं करता। ये व्यक्ति अपना स्वागत भी ट्वीट करता है कि देखो वहां पे उसने पैर छुआ है हमें। तो ये एक प्रॉब्लम है जो राहुल गांधी ने बताया है, वो कोई गलत नहीं बताया है, बड़ा वैलिड बताया है। उसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरा जमाना ये देख रहा है और चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। लिहाजा राहुल गांधी का कहना, अब राहुल गांधी पे लोगों का भरोसा, आप जरा उस आदमी की मैच्योरिटी देखिए। ये सारी बातें कहने के बाद जब ये हुआ कि साहब रशिया को लेके भारत का जो स्टैंड है यूक्रेन को लेके, उसने कहा हम उसके साथ हैं गवर्नमेंट के। मुझे पहली बार लगा कि ये आदमी परिपक्वता बढ़ रही है कि उसमें हम पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ हैं और रशिया से हमारे संबंध अच्छे रहे, उसमें कहीं भी कोताही नहीं की और पूरी तरह से गवर्नमेंट को इंडोर्स किया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जब हम एनालाइज करें तो इस परिदृश्य में अगर करेंगे तो राहुल गांधी हमें समझ में आ जाए। जी साहब, तीन ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हम सब लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी ने से मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं, वो किसी सवाल को डक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई मुझे सब चीजें नहीं आती हैं, मैं हो सकता है सब चीजें ना जानता हूं, लेकिन तीन स्पेसिफिक चीजें मैं आपसे उस पर रिएक्शन। खालिस्तान, वहां कुछ नारे आरे लगे, झंडे दिखाए गए, उसको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। दूसरा, मुस्लिम लीग से पे सवाल पूछा गया, इमीडिएट रिप्लाई, सेकुलर होने की बात। और तीसरा, चीन की बात मेरी याद में पहली बार किसी भारत के किसी नेता ने, हालांकि अब लोकल स्टैंड इनकी कुछ नहीं है, नेता ने ये बात जोरदार ढंग से कही है कि उन्होंने हमारी 1500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हथियाई हुई है, जिसको मोदी जी बोलते नहीं है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि वो हम छोटी इकॉनमी, वो बड़ी इकॉनमी, तो जरा मिलजुल के रहना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। मैं तीनों पे आपका रिएक्शन जरा समझना चाहूंगा, खालिस्तानी फ्लैग, मुस्लिम लीग और चाइना। आज एक आर्टिकल निकला है, आजकल मोदी जी के लोग धंधे में लग गए हैं कि आर्टिकल खूब निकालो कि सेंगोल कितना महान है। मान है। तो कहा जा रहा है कि साहब ये तो भारत में जो भारत का हिंदू धर्म है, धर्म के अनुसार चलाना, ये तो हमारा असली सेकुलरिज्म है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक धर्म दंड सेकुलर क्या, वो तो धर्म है ना, तो धर्म सेकुलर कैसे हो सकता है? ये तो दोनों पैराडॉक्सिकल, मतलब विरोधाभासी है ना। एक धर्म है, वो कोई भी धर्म, सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुझे उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन आप धर्म को राजकीय प्रशासन का अगर वो मान ले तो एक तो पहला ये है। उसी में जब आप कह रहे हैं कि साहब ये तो धर्म सेंगोल आया था और कुछ पंडितों को आपने खड़ा कर दिया, उनके साथ कर रहे हैं, उसी दिन आपका सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। एक तो सेंगोल का पूरा इतिहास, असली बात तो ये है कि सेंगोल उसने जो पीठ ने दिया था, उस पीठ में सोना बहुत था, सोना आज भी बहुत है। वो देखा कि नेहरू सेकुलर हैं तो उसने अपना लेके वहां पे राजा जी से कहा, राजा जी ने टाइम उसको कहा कि जब ठीक है पीछे दे देना। कोई शो नहीं हुआ, कोई शो वो नहीं हुआ, और इसको लेके उसने वहां पे एक कमरे में दे दिया, कोई उसका शो नहीं हुआ। शो नहीं हुआ तो उनके जो अलमबरदार है, संघ के लोग हैं जो अंग्रेजी अखबारों में आजकल लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये लिखा कि साहब इस घटना को तो टाइम मैगजीन ने दिखाया। अरे टाइम ठीक से पढ़ो, अंग्रेजी तो इतनी आती होगी। टाइम मैगजीन ने वो व्यंग में दिखाया था, व्यंग में उसकी चर्चा कर दी कि ये जो नेहरू सेकुलर बनते थे, ये आज वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ जिसमें इनको धर्म दंड दिया गया, ये वो व्यंग में कहा गया था। लेकिन संघ वाले उसको ये बता रहे साहब टाइम मैगजीन तो उस जमाने में निकला। तो दूसरा ये है
तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई तुम्हारा धर्म दंड अगर सेकुलर हो सकता है तो मुस्लिम लीग बैन तो नहीं है ना। तो लिहाजा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम मुस्लिम लीग लगा हुआ है, आपने तो बैन नहीं किया है। आपने अगर बैन कर दिया हो, तो अगर आप ये सवाल हमसे पूछते कि भाई ये बैन है कि नहीं पीएफआई, तो हम कहते हैं पीएफआई इसलिए बैन है कि उसने ये किया है। तो अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है तो आप उसको नॉन सेकुलर क्यों कहते हैं? तब तो आप तो सबसे ज्यादा नॉन सेकुलर है। तो इसलिए राहुल गांधी ने इस संदर्भ में उसको कहा है। ये लोग अपना जो नाटक कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि राहुल गांधी ने जो जो चीजें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मैच्योर्ड अपोजिशन लीडर को इससे ज्यादा कहने की जरूरत थी। हाँ, जहां पे उनको जाहिर है कि जहां पे कोई चीज अगर नहीं आती है तो राहुल गांधी कूद के नहीं कहेंगे कि और इतिहास बदल देंगे, कि वो बिहार जाएंगे तो वहां पे नालंदा का इतिहास नहीं मालूम होगा तो भी कुछ आए बाएं बोल के चले आएंगे, और जब लोग हंसेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे। तो वो राहुल गांधी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि तो मैच्योरिटी है। आप एक उदाहरण लीजिए, एक सर्वे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और पाया गया कि किस तरह आपने समाज को कुंठित करना शुरू किया है। दक्षिण भारत के सिर्फ 1.5% बच्चे आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले रहे हैं 11वें 12वें में। जितने भी वहां स्टेट के बोर्ड है, पांचों दक्षिण के राज्य, बहुत कम है उनका आर्ट सब्जेक्ट। मैक्सिमम वो साइंस ले रहे हैं। साइंस का आप मतलब समझ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में कितना वो जरूरी है। इसके ठीक उलट गुजरात, पंजाब और ये तमाम जो राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के, इनके लड़के मैक्सिमम वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले रहे हैं, और बहुत थोड़े 13% 14% ही साइंस ले रहे हैं। आप जानते हैं ये क्यों हुआ है? ये मोदी जी का जो उत्तर भारत में प्रभाव है, जिसमें वो गणेश जी को दूध पिलाने को साइंस मानेंगे, गणेश जी के सर पे शल्य चिकित्सा से सर लगा दिया गया, उसको कहेंगे भारत बहुत साइंस में था, और वो कहेंगे पुष्पक विमान असली वाला विमान है, ये तो अब आज के विमान कुछ नहीं है। जो ये कुंठा पैदा कर रहे हैं, जो सोच के स्तर को अवैज्ञानिक बना रहे हैं, मोदी जी का ये दोष है जो 50 साल इस भारत को निकलने नहीं देगा इस जड़ता से। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, ये एनसीईआरटी ने सर्वे कराया है, सारे यहां से रिपोर्ट लिया स्टेट बोर्ड से। तो पता लगा है कि दक्षिण भारत के सारे बच्चे, सिर्फ 1.5% बच्चे, 100 में 1.5 बच्चे आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेते हैं, और 70 से 80% लेते हैं साइंस। साइंस स्ट्रीम में है वो। नेचुरली दक्षिण भारत हो जाएगा। ये वो भारत है जो आपको खारिज कर चुका है, आप वहां घुस नहीं पाए। उत्तर भारत में आपकी पैठ है क्योंकि आपके इस रवैये को वहां पे रिसीव किया जा रहा है। तो मैं तो आगाह करूंगा उत्तर भारत के लोगों को कि ये अगर ये सब चीजें मानने लगे आप, तो 50 साल आपको कोई निकाल नहीं सकता उस जड़ता से। लिहाजा हम आज जो आपका प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद यही है, ये हकीकत बताए कि आप अपने बच्चे को कुंठा में डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि गणेश जी को दूध पिलाते हैं ये हमारे सत्ता वाले, और आपको उसका भरोसा है कि गणेश जी एक दिन आके दूध पी लेंगे और भारत महान हो जाएगा। तो ये अमृत काल नहीं है, दरअसल विष काल। इसको अगर समझ ले हम, उसी तरह अभी इसकी रिपोर्ट आई है, जो आप ये देख रहे हैं कि रूरल इंडिया में वेजेस, आप ताजुब करेंगे, पिछले 10 साल में वेजेस का जो ग्रोथ हुआ है रूरल इंडिया के मजदूरों का, वो नेगेटिव ग्रोथ रहा है। जो रियल वेजेस है वो नेगेटिव रही है। वो बेचारे कहीं नहीं है जहां थे, उनसे भी उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। जबकि पिछला जो 2004 से 2014 था, उसमें वो ग्रोथ रेट काफी अच्छा था। तो आप न तो मजदूर को उसको नौकरी दे रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको ताज्जुब होगा कि एक बड़ा वर्ग है जो नैराश्य भाव लेके अब जॉब खोजता नहीं है। हमारे यहाँ 90 करोड़ युवा हैं जो काम, युवा मतलब ऐसे लोग हैं जो वर्किंग एज में हैं, 15 साल से 55 साल के हैं। इसमें आधे लोग वापस अपने घरों में लौट गए कि जॉब आप तो मिलनी नहीं है। ये स्थिति है यहाँ की।
तो ये जो गवर्नेंस आप देख रहे हैं अगले 50 साल के लिए भारत को खत्म करने जा रहा है, और ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप गणेश जी को दूध पिलाते रहेंगे। गणेश जी के सर को बताएंगे कि साहब इसमें हाथी का सर लगा दिया गया, हमारे यहाँ सर, और यही हमें पढ़ाया जाएगा उन लड़कों को। जिस तरह शिक्षा में बदल रहे हैं, कोई प्रोवोस्ट जो जेएनयू का है जो नोटिस देता है राहुल गांधी को, वैसा ही प्रोवोस्ट सब जगह इन्होंने भर्ती कर लिया है। वो सिर्फ मोदी की ताली बजाता है, इसलिए ये दिक्कतें। जी सिंह साहब, मैं एक खत्म करने से पहले एक आवश्यक सवाल इसलिए है कि आप कहीं भी जाइए तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडियन, हमारी जो बेसिक संवेदना उसको वो हरदम प्रश्न करता है। मैंने तमाम कुछ बीजेपी वाले भी मिले, किसी के पास आंसर नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह को ये क्यों बचा रहे हैं, जबकि एफआईआर हुए 28 अप्रैल को एफआईआर भी हो गई है, लोगों के बयान भी कुछ दर्ज हो गए हैं, सब कुछ आ रहा है। ये बियॉन्ड एक्सपेक्ट, क्योंकि जैसे मीनाक्षी लेखी जी अभी भाग रही थी, उनके पास भी कोई आंसर नहीं, वो बेचारी करती क्या। आपको कुछ सुना, ये जिद के अलावा भी कुछ और है, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? ये मोदी जी की एक खास साइकोलॉजी है, जिसमें वो जो राहुल गांधी ने कहा है ना, मोदी जी अब अपने को ईश्वरत्व की तरफ ले जा रहे हैं। डेइफिकेशन कहते हैं इसको भारतीय उसमें दर्शन में, आप अधिदैवतवाद इसको ये हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं। ये डेइफिकेशन है। मोदी जी जाने अनजाने में अपने को देवत्व हासिल करते हुए मान रहे हैं, और देवता गलती नहीं करता। जैसे पहले ब्रिटिश जमाने में होता था कि किंग कभी गलती कर ही नहीं सकता, राजा गलती करता ही नहीं है। तो मोदी जी को जब भी आप कहें, जैसे हम ये आंकड़े दे रहे हैं ना, वो उसको खारिज कर देंगे क्योंकि राजा गलती करता नहीं है। तो मोदी जी की प्रॉब्लम दूसरी है, वो देवत्व के उस मकाम पे अब अपने को साइकोलॉजिकली वहां पे पहुंचा चुके हैं जहां से वो गलती मान ही नहीं सकते। वरना बृजभूषण सर एक पूरे देश के सम्मान और उसके लिए एक मक्खी मच्छर से ज्यादा थोड़ी हो सकता है कोई। मतलब हम शब्द ये इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस पूरे चक्र में एक बदबूदार सरासरी क्या है। और आरोप लगाया है कुछ गोल्ड विनर्स ने आरोप लगाया है, कोई ओलंपिक मेडल्स लेने वाले बच्चों ने आरोप लगाया है, और घिनौना आरोप है। लिहाजा आप अच्छा, उनको क्या इंटरेस्ट है इतने दिन ये बाहर रहने, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो रहेंगे। लेकिन आप साम दाम दंड भेद सब लगा के आप इस बात पे लगे हैं कि वो बच्ची वयस्क है। आप जरा सोचिए कितनी घृणित साइकोलॉजी होगी कि वो ये कह रहे हैं कि वो बच्ची साहब वो छोटी नहीं है, पॉक्सो नहीं लगेगा, वो 1 साल या 2 महीने से बढ़ गई है। तुम पागल हो क्या भाई? वो बच्ची अपने ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगा रही है और तुम इस बात पे लगे हुए हो इसका सर्टिफिकेट लाओ। 1 महीना ज्यादा है तो पॉक्सो नहीं लगेगा, पॉक्सो नहीं लगेगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह बच जाएगा, कम से कम इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा। कितना घृणित सोच है आपकी। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नेंस को इन्होंने एक मदारी गवर्नेंस जो हम कहा करते हैं, मदारी गवर्नेंस में इसके जो लोग हैं इनकी रीढ़ें खत्म कर दी हैं। लिहाजा अब वो उठते नहीं हैं, वो केचुए की तरह है और केचुआ क्रिंज करता है। तो मुझे लगता है कि इससे हमारे जो व्यूअर्स है वो समझे और इसको दुनिया को बताएं कि प्रॉब्लम है कहां। प्रॉब्लम मोदी जी के ये सोचने में है कि वो देवत्व हासिल कर चुके। जी जी, मैं सिंह साहब, मुझे तो मेरे व्यक्तिगत विचार से वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, वो एक साधारण भी बच्ची जिसका जो बहुत ही निम्न आय वर्ग परिवार से भी आती हो, हमारा कानून और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये स्ट्रेंथ देता है कि अगर वो भी खड़ी होकर और चली जाए और कह दे अगर वो नाबालिग लड़की है तो पॉक्सो लगना चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसमें एक तर्कशास्त्रीय दोष है आपके इस बात में। जी, तर्कशास्त्र में एक चीज होती है आप्त वचन। किसने कहा है? अगर आनंद जी ने कहा है तो आनंद जी कौन है? जैसे कहा जाता है ना कि अरे भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता में कहा गया है, क्लेबे मास मगमा पार्था न तत्वायुपपद्यते, ये गीता में कहा गया है। कृष्ण को अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि ये क्लेबे मास मगमा पार्था, ये आप्त वचन होते हैं जिसमें हम गीता कोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोट करते हैं। इसीलिए हमने कहा वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो साधारण लोग नहीं है कि उनको आपने कुछ पैसे देके भ्रमित कर लिया है। इसलिए हमने ये कहा, इसलिए आपका तर्क जो है
वो मेरी बात को हल्का नहीं करता, क्योंकि जी आप तो जब तर्कशास्त्र में आप आते हैं ना, तो आप तो वचन का अपना महत्व होता है। तो इसलिए वो कहा गया कि ओलंपियंस है, ये विनर्स है, ये कोई साधारण लोग नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपना करियर खराब करे। एक साधारण बच्ची कहती, वो भी उतना ही लिया जाएगा भारत के संविधान में। लेकिन जब हम तर्क करते हैं तो ये दोनों चीजें अलग हो जाती है, क्योंकि ये आप्त वचन होता है। नहीं, उस तर्क में मैं एक और चीज जोड़ दूं, ये केवल उस लड़की का कैरियर खराब नहीं हो रहा है, देश का नहीं, इंटरनेशनली भी आपके आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है भाई। ये दुनिया आपको प्रश्न चिन्ह लगा रही है, वो आपकी मान्यता रद्द करने के करीब करीब। इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने लगा ही दिया है आपके हाँ ऊपर। जी 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 जी। तो तो इमेज आपकी नहीं ये जा रही है कि सरकार किस तरह बचा रही है, तो यह अमृत काल में आपकी इमेज खराब हो रही है, इससे कम से कम देखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब बातचीत करने के लिए, और थैंक यू सो मच।